तो वो घड़ी आई गई बिहार को लेकर जो सियासी सरगर्मियां सिर्फ पटना तक नहीं बल्कि दिल्ली तक और तमाम राजनीतिक दलों को घेरे हुए थी। आधे घंटे के बाद चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है, यानी कुछ देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की। और माना यह जा रहा है कि 4 से 5 चरणों में चुनाव हो सकते हैं और तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने का मतलब है किसी तरह से कोई सुविधा, कोई पैकेज, किसी तरीके से वोटरों को लुभाने के लिए किसी नीति का भी ऐलान इस दौर में नहीं हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भत्ते का ऐलान तकरीबन 1 घंटे पहले कर दिया गया केंद्र सरकार के जरिए कि 6% बढ़ोतरी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अब बिहार चुनाव इस मायने में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि गठबंधन की परिस्थितियां बिहार चुनाव को लेकर बिल्कुल बदल चुकी है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, माना यह जा रहा है ये वो एसिड टेस्ट है जिसके जरिए आने वाले वक्त में क्या दिशा हो सकती है, किस रूप में दोनों की दिशा हो सकती है और बीजेपी किस दिशा में जा सकती है, या फिर बिहार क्या वाकई बोरिया बिस्तरा समेट देगा नीतीश कुमार और लालू यादव का, या उन पार्टियों का जो कि मंडल से निकले थे और छत्रपों के तौर पर बीते 25 बरस से एक सियासत अपने तरीके की वहां पर हो रही थी। कांग्रेस बीजेपी इस दौर में हाशिए पर चली गई थी, यह भी सच है बिहार में। हम खास तौर पे हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी भी हैं और कुछ देर में सफोलॉजिस्ट संजय भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले नब्ज टटोलनी होगी पटना की। सुजित हमारे साथ है, इधर चुनाव आयोग में हमारे साथ नेगी साहब हैं। लेकिन सबसे पहले सुजित, मंजीत नेगी के पास चलें। सुजित, क्या धड़कनें कहती हैं पटना की? चुनाव का ऐलान आधे घंटे बाद होने वाला है तारीखों का। देखिए प्रसून जी, सब लोग मानसिक रूप से तैयार थे। पिछले 3 दिनों से ये अटकलें लग रही थी कि आज घोषणा होगी, कल घोषणा होगी, और आज वो घड़ी आ गई है। केंद्र सरकार ने जो भत्ता लागू किया है 6% केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, बिहार सरकार ने भी अभी घोषणा कर दी है कि बिहार सरकार को भी के कर्मचारियों को भी 6% जो महंगाई भत्ता मिलेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तूर डाल में पात कितनी कड़ी लड़ाई है यहाँ पर। और सचमुच में इस बार की लड़ाई जो बिहार में देखने को मिल रही है, पूरे देश की नज़र है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर बिहार में क्या होगा, किसकी सरकार आएगी, नीतीश कुमार बने रहेंगे या फिर नरेंद्र मोदी का जलवा यहाँ पर कायम रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये चुनाव हो रहा है, पिछले 2 बार से 2005 की बात करें, 2010 की बात करें और अब ये 2015 है, ये त्योहारों के मौसम में चुनाव होता है और सब इस पे नज़र टिकी रहती है चुनाव आयोग क्या डेट तय करता है। क्योंकि अब तक का जो ट्रेंड है 2005 से और 2010 में, तो ये दशहरे के बाद ही चुनाव हुए हैं, दशहरा बीतने के 4 दिन के बाद। इस बार भी दशहरा जो है वो 23 तारीख को है, 23 अक्टूबर को है, उसके 24 को मुहर्रम भी है। तो ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या दशहरा के पहले, यानी नवरात्र अगर 13 अक्टूबर को शुरू हो रहा है तो उससे पहले क्या एक चरण चुनाव होगा, या फिर 24 के बाद पहले चरण का चुनाव होगा। तो ये सब हम चुनाव आयोग चल रहे हैं। आप जिन तारीखों का जिक्र कर रहे हैं, अच्छा कि आपने तारीखों का जिक्र कर दिया। वाकई ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि बिहार में त्योहारों के मद्देनजर दशहरा, दिवाली, छठ, ये सारे त्यौहार एक लगातार में पड़ते हैं। मंजीत नेगी, क्या जानकारी निकल के आ रही है या क्या लग रहा है, कितने खेप में मतदान होंगे? प्रसून जी, कल देर शाम तक चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप देने के बाद थोड़ी देर बाद 2:30 बजे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं नसीम जैदी, वो तारीखों की घोषणा करेंगे। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है 4 से 5 फेज की बात की जा रही है और 12 अक्टूबर के बाद वोटिंग का पहला चरण होगा और यानी कि 8 और 9 नवंबर दीपावली से ठीक पहले जो सारे चरण होंगे, 4 से 5 चरणों की जो बात की जा रही है वो संपन्न हो जाएंगे। नहीं, इसका मतलब मंजीत चीजों को ध्यान में रखा है। 4 से मंजीत, इसका मतलब है कि दशहरे का इंतजार इस बार नहीं होगा, दशहरे से पहले वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप जो संकेत दे रहे हो, क्योंकि पिछली बार दशहरे के बाद 21 अक्टूबर को पहली वोटिंग हुई थी और 20 नवंबर को आखिरी वोटिंग 6 फेज में हुआ था। आप कह रहे हैं दशहरे से पहले वोटिंग हो जाएगी शुरू? जी बिल्कुल। अभी तक जो चुनाव आयोग से जानकारी मिल पा रही है, जो 4 से 5 चरणों की बात की, उसमें 12 अक्टूबर से जो पहले चरण का मतदान का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और
9 और 10 नवंबर से पहले उसको 4 से 5 चरणों का जो मतदान है वो पूरा हो जाएगा। तो इस लिहाज से दीपावली से पहले और दशहरे से यानी कि पहले मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ये स्थिति के बीच में अगर दशहरे से पहले सूचित होता है तो क्या असर होगा, और दशहरे के बाद अगर वोटिंग शुरू होती है तो इसका क्या मतलब होगा बिहार के लिए? क्योंकि ये वाकई माना ये जा रहा है, जानकारी जो निकल कर आ रही है, दिवाली से पहले वाकई सारे चरण के मतदान सूचित हो जाएंगे, ये जानकारी आ रही है। कुछ देर बाद ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसका बिहार पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, 13 से नवरात्र शुरू हो रहा है और 23 को दशहरा है और 11 नवंबर को दीपावली है। तो 23 और 24 को फिर मुहर्रम है। तो 24 के बाद ही ये 24 और 11 के बीच आप देखिए, पिछले 2 चुनाव का जो ट्रेंड है, 2005 में इस दौरान दो फेज के चुनाव हो चुके थे। यानी कि 2005 में दशहरा और दीपावली के बीच 2 चरणों में चुनाव हो चुका था, क्योंकि कुल चरण वहां 2005 में 4 ही थे। लेकिन इस 2010 की बात करें तो 4 फेज इस दौरान हुए। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि 3 से 4 या 3 से 5 फेज में अगर चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर अगर दशहरा के बाद भी अगर ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2010 में 4 चरणों का चुनाव दशहरा और दिवाली के बीच में हुआ था और फिर छठ के बाद 2 चरण हुए थे। तो जो गैप होता है दीपावली और ये दशहरा और छठ के बीच में, तो वो काफी लंबा गैप हो जाता है। इसकी वजह से ये देखा जाता है कि मान लीजिए कि अगर 24 को मुहर्रम है, 27-28 को पहला चरण होता है और 11 को फिर दीपावली है, तो उस बीच में अगर कितने 3 चरण हो जाते हैं तो फिर दिवाली और छठ के बीच उस दौरान कोई चुनाव नहीं होते हैं। दोनों कुछ ही वक्त की देरी है, ऐलान हो जाएगा। लेकिन एक हम चर्चा इस पे बिहार के इलेक्शन के मद्देनजर पॉलिटिकल चर्चा शुरू करें उससे पहले एक और मंजीत नेगी एक सवाल है। नसीम जैदी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अचल कुमार ज्योति इलेक्शन कमिश्नर, ओम प्रकाश रावत, इस टीम को बिहार चुनाव से लेकर यूपी चुनाव तक के बीच में सारे चुनाव कराने हैं। मतलब ये टीम बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से देश की राजनीति में चुनाव का कितना महत्व है इसको अब पूरी तरीके से, किस तरह की तैयारी अभी है वहां पर? हालांकि प्रसून जी, ये जो टीम होगी 2019 का चुनाव नहीं कराएगी, लेकिन आपने सही कहा कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा वो भी यही टीम करवाएगी। हालांकि इसमें नसीम जैदी सबसे पुराने हैं जिन्होंने पिछला आम चुनाव कराया था। बाकी जो दो चुनाव आयुक्त हैं, ज्योति साहब और ओम प्रकाश रावत, दोनों फिलहाल 1-2 महीने के अंतर में आए हैं। उससे पहले की तैयारी डॉक्टर नसीम जैदी की रही है। और अभी कल पूरे दिन भर चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से अधिकारियों के साथ बैठक की। देर शाम तक चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। 2-3 चीजें उन्होंने ध्यान में रखी हैं जो बिहार चुनाव को लेकर। 4 से 5 जिले जो नक्सल प्रभावित हैं वहां पर सुरक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट किस तरह से होगा, उसके लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा बलों की तैनाती की जानकारी ली गई। त्योहारों का ध्यान रखा गया, जैसे कि पटना से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, दशहरा है, मुहर्रम है, दीपावली है, उस दौरान कैसे कर्मचारियों की तैनाती होगी। इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद अब चुनाव का जो पूरा खाका जो माना जा रहा है 4 से 5 चरणों का चुनाव आयोग ने बनाया है, उसकी घोषणा की जाएगी। आलोक मेहता जी, तू डाल डाल में पात पात, इस मुहावरे का इस्तेमाल सुजीत झा ने वहां से ये कहकर किया कि आपने केंद्रीय कर्मचारियों को 6% भत्ता दिया, बढ़ा दिया, तो हमने भी बिहार के कर्मचारियों को बढ़ा दिया। चुनाव का महत्व इस रूप में आ गया है सामने। देखिए प्रसून जी, आपको यदि ध्यान हो, जितने इलेक्शन हम लोग देखते रहे, कर्मचारियों का रोल बड़ा पहले कांग्रेस पर ही आरोप लगता था कि भाई ये सब उस समय कर्मचारियों का उपयोग करती है। बीजेपी ने भी बड़े पैमाने पर टीचर्स भी भर्ती कराए, मतलब अभी नहीं, मैं 67 से बात कर रहा हूँ। तो कभी टीचर्स और पुलिस 2 की सहायता होती है और कर्मचारियों की जो उसमें भूमिका। अब वैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बाद ये अलग बात है कि पिछले समय में भी कुछ लोगों ने इस तरह की बातें कहना शुरू की, इंक्लूडिंग सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कई और लोगों ने, कि भाई नहीं ये वोटिंग ठीक नहीं है। लेकिन कर्मचारियों का एक बड़ा रोल होता है और उनको खुश रखना, मतलब चूंकि जैसे होता है ना कि पंडित जी आपको हम मानते हैं, तो पुराने ज़माने में पंडित मानते थे, टीचर्स को मानते थे, कर्मचारी यदि कहते भाई लगा दे ठप्पा ये अच्छा है, तो उसको खुश करने की कोशिश हर सरकार, हर पार्टी करती है। इसलिए अब एक जिसको कहते हैं कि हमाम में सारे लोग एक ही पैसे वाले हैं, नंगा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक इस हमाम में चुनाव के सब लोग ये चाहते हैं हमारे पास पैसे की थैली है। संजय जी, कितना असर पड़ेगा अगर चुनाव पिछली बार 6 फेज में हुआ था,
अगर फेज कम होते हैं, अगर 4 होते हैं, तो क्या इससे वोटिंग पैटर्न पे असर पड़ता है, या लोग जो वोट डाल रहे होते हैं उनकी मानसिकता पे भी असर पड़ता है? वोट क्या असर क्या पड़ता है कम ज्यादा से? दो तरह से चीज़ों को देखी जा सकती है। जितने ज़्यादा चरणों में चुनाव हो गए, उससे मुझे लगता है कि जदयू आरजेडी के गठबंधन को नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे जिससे वो कैंपेन को सस्टेन कर पाएंगे लंबे समय तक। वो चाहते हैं उनके पक्ष में होगा कि चुनाव कम से कम चरणों में हो। दूसरा, एक पार्टी की जिस पार्टी की हवा बनने लगती है तो वो उसको फ़ायदा होने लगता है जितने लंबा चुनाव होगा। तो मुझे लगता है अगर जितना लंबा चुनाव होगा, अगर वो 5 चरण 6 चरण में होगा, हालात को देखते हुए मुझे लगता है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। जितना ज्यादा फेज होना बीजेपी के लिए फायदेमंद है। जितना ज़्यादा होगा वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि पहले फेज के जो ट्रेंड्स आने लगेंगे तो वो क्षेत्रीय दल संभल जाएंगे? देखिए, ट्रेंड तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आजकल प्रतिबंध लगा है, ना कोई एग्जिट पोल दिखाया जा सकता है। अलग अलग पर तो पता चलने लगता है ना वहां पर अपने कार्यकर्ता। हवा बनने लगती है। तो अगर ऐसा हवा बनने लगा, और ये सब डिपेंड करता है किस इलाके से शुरुआत होती है। अगर वो जो मुस्लिम बेल्ट है चुनाव वहाँ से शुरू होगा तो शायद हवा इनके पक्ष में बने। तो ये सब अभी हमें कुछ समय में पता चलेगा कि पहला चरण कहाँ हो रहा है। जी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी साहब अब से कुछ देर बाद बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। कितने फेज में चुनाव होंगे, किस रूप में होंगे। 2 जानकारी है, त्योहारों के मद्देनज़र क्या दिवाली से पहले पूरे की पूरी सारी वोटिंग हो चुकी होगी। दूसरी तरफ पिछली बार देखा जाए तो दशहरा और दिवाली बीतने के बाद भी वोटिंग की प्रक्रिया जारी थी और 20 नवंबर को आखिरी वोटिंग हुई थी, यानी पूरे 1 महीने चला था, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। इस बार क्या होगा इसका इंतजार करना होगा। लेकिन स्क्रीन पर जो वहाँ पे दिखा रहे हैं, जेडीयू 115 सीट पिछली बार जीती थी और 141 सीटों पर इसने चुनाव लड़ा था। वहीं बीजेपी 102 सीट पर लड़ी थी और 91 सीटों पर इसको जीत मिली थी, 91 सीटों पर। आरजेडी 22 सीटें जीती थी, लेकिन ये 168 सीट पर लड़ी थी। कांग्रेस सभी 243 सीटों पर लड़ी थी, सिर्फ 4 सीट जीत पाई थी। और इसके अलावे आप कह सकते हैं एक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, जिसे 3 सीटों पर जीत मिली थी, 75 सीटों पर इसने चुनाव लड़ा था। अन्य के खाते में 8 सीट गए थे, जिस कमोबेश हर सीट पे मौजूद थी इनकी तादाद। और ये एक स्थिति बनी थी, लेकिन इसमें समझना ये होगा कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी उस वक्त एक साथ थे। सीटों का बंटवारा हुआ था और दोनों की स्थिति बहुत मजबूत हुई थी। लेकिन एक दूसरी चीज भी समझनी होगी, बीजेपी 91 सीट जीतने पर इसे 16.4% वोट मिले थे। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव 22 सीट ही जीते थे, लेकिन उन्हें 18% से ज्यादा वोट मिले थे। ये एक स्थिति रही थी। मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या बिहार को देखा जा सकता है या नई परिस्थिति? क्योंकि मैथमेटिक्स अगर जातीय समीकरण में आलोक जी अगर बांट दिया जाए तो बार बार ये आ रहा है कि चीजें टाई हो रही है। एक तरफ महादलित है, दलित है, पिछड़ा है, दूसरी तरफ अपर कास्ट है और उनके साथ मिल गया तो इधर फिर मुस्लिम है, यादव है, कुर्मी है। एक टाई की स्थिति आ रही है। क्या ये चुनाव टाई जातीय आधार पर ही हो रहे हैं क्या? काफ़ी हद तक मुझे लगता है, चूंकि लालू यादव और जिस तरह से खुद प्रचार भी कर रही है, बीजेपी भी उसी ढंग से पेश कर रही है। मोदी जी भी पिछड़े नेता अपने को अब कहते हैं ना, पहले तो नहीं कभी कहते थे। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो जाति को बहुत बड़ा आधार माना है। और यदि आप ऐसे समीकरण देखें तो फिर भी बैकवर्ड प्लस मुस्लिम यदि होता है तो पलड़ा नीतीश का भारी हो जाएगा प्रसन्न जी। अब ये ठीक है, उस पर कैसे डिवाइड करेंगे, चूँकि अभी तो तय होना है कि मांझी को क्या मिलेगा। अपर कास्ट निश्चित रूप से ये सब स्वीकार कर रहे हैं, मतलब जेडीयू के जो काम करने वाले लोग हैं और उस गठबंधन के, उनको भी एक दिखाई दे रहा है कि अपर कास्ट हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। मुस्लिम भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ये भी वो मान के चल रहे हैं। इसलिए कितने हद तक ध्रुवीकरण होगा और जातिगत आधार पर वो कितना तोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि पिछड़ी जाति और दूसरी जाति के नेता बीजेपी में कम है। उन्होंने तो कई मंत्री सेंटर में बना दिए हैं, कई और नेता वहाँ पर हैं। नंदकिशोर यादव यदि देखें तो उनके खुद पार्टी के वहाँ प्रमुख हैं। तो ऐसी स्थिति में यादव मंडल 2 का जिक्र कर गए थे लालू यादव, क्या जातीय आधार पर ही पूरे समीकरण बन रहे हैं बिहार के चुनाव के? बिल्कुल, कोशिश जो हो रही है वो निश्चित तौर पर जातीय आधार पर, हालांकि बात तो लोग जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सब विकास की बातें करते हैं, लेकिन जो बातें हो रही हैं और मंडल का जिक्र करना ही एक अपने आप में ये माना जा सकता है कि इस बार जो 1990 में जिस तरह से मंडल आयोग को लेकर या 1995 में लालू यादव ने चुनाव लड़ा था, तो उनका ये कहना है कि मंडल 2 है, ये मंडल राज 2,
ये जंगल राज 2 नहीं है, मंडल राज 2 है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं संदेश देने की बात है पिछड़ों को, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, कि तुम एकजुट हो और हमारे साथ आओ और हम अपने राज्य को लाएंगे। तो ये संदेश उन्होंने स्वाभिमान रैली में भी दिया और तमाम। हालांकि नीतीश कुमार के साथ ये ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार ने कभी इस तरह की बातें नहीं कही है, लेकिन चूंकि गठबंधन है और चुनाव जीतना है, तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कम से कम अगर लालू यादव की बात करें तो यादव वोट बैंक जो है वो उसको इंटैक्ट करने की बात है, जो जिसमें बीजेपी की तरफ से भी सेंध कभी कभी लगती है, लेकिन लालू यादव इस जुगत में है कि कहीं से भी सेंध न लगे और मुस्लिम और यादव और तमाम पिछड़ी पार्टियां उनके साथ हो ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। मुझे लगता है कि अगर जनता दल और आरजेडी को भी देखें तो जैसे क्रिकेट में होता है, दो बल्लेबाज दो एंड से खेलते हैं, कहते हैं तुम विकेट रोक के रखना और मैं इधर से रन मारते रहूंगा। उसी तरह से इसी तरह के लालू और नीतीश की जोड़ी काम कर रही है। लालू का है आप खुल के जाति के आधार पे कैंपेन करें और नीतीश जो है वो अपने विकास का जो मोर्चा जो है वो लहराते हैं। अच्छा, ये वाकई यादवों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कई तरीके से हो रही है।